नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं सोनू कुमार आप सभी का दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो ये सेशन हमारा है वो बहुत ही स्पेशल सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स फॉर IBPS RRB PO मेंस एंड ऑफिस असिस्टेंट मेंस 2021। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि RRB PO मेंस तो अब हमारा होने ही वाला है, 25 सितंबर को एग्जाम है और उसी तरीके से नेक्स्ट मंथ हमारा ऑफिस असिस्टेंट मेंस भी होने वाला है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स, जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी लोग इस सेशन को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर किया गया है। साथ ही साथ जितने भी बैंकिंग टर्म्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, उसको भी साथ साथ कवर किया गया है। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज यहाँ पे है LIC के बारे में। LIC हैज लॉन्च्ड द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ इट्स डिजिटल पेपरलेस सॉल्यूशन कॉल आनंदा। राइट, यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया LIC के द्वारा, जिसका नाम है आनंदा। और ये किसके लिए किया गया है? ये LIC एजेंट के लिए किया गया है। ठीक है, उनके सहूलियत के लिए किया गया है। आनंदा स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आनंदा का ये फुल फॉर्म है। ये लॉन्च किया गया LIC चेयरमैन के द्वारा, जो कि है MR कुमार। अब अगर हम आनंदा टूल्स के बारे में बात करें कि ये किस तरीके से LIC एजेंट को हेल्प करने वाला है, तो ये बेसिकली जो LIC एजेंट अपने घर से काम करेंगे, अपने अगर वर्क फ्रॉम होम वो कर रहे हैं, तो उनको ये हेल्प करेगा कि वो वहीं से इस टूल की मदद से जो न्यू LIC पॉलिसीज हैं उसको रजिस्टर कर पाएंगे। द आनंदा टूल्स इनेबल्स LIC एजेंट्स टू रजिस्टर न्यू LIC पॉलिसीज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। इट इज बिल्ट ऑन अ पेपरलेस KYC प्रोसेस। ये एक पेपरलेस KYC प्रोसेस के बेस्ड पे है एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन आधार ई ऑथेंटिकेशन। ये आधार ई ऑथेंटिकेशन के बेस्ड पे है। राइट, अब यहां से इंपॉर्टेंट टेक अवेज हमारे लिए क्या होता है, इस न्यूज से कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम कवर करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक अवेज हमारे लिए क्या है, सबसे पहला कि LIC का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, तो वो मुंबई महाराष्ट्र में है। LIC कब फाउंड किया गया? 1 सितंबर 1956। एंड LIC के चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो वो है MR कुमार। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अगला न्यूज है हमारा 7 इंडियन कंपनीज फीचर इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2021। जो फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट 500 आया है 2021 का, उसमें 7 इंडियन कंपनीज जो है वो लिस्ट की है। 7 इंडियन कंपनीज हैव फाउंड अ प्लेस इन 2021 फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन कंपनीज में कौन सबसे टॉप रैंक पे है। ठीक है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी लेड Reliance Industries is the highest ranked Indian company on the list in terms of revenue, with revenues nearly $63 billion। ठीक है, $63 बिलियन रेवेन्यू के साथ जो इंडियन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो हाईएस्ट रैंक इंडियन कंपनी है इस अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट। ठीक है, अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली ये 155th पोजीशंस पे है। राइट, और ग्लोबली अगर कोई कंपनी टॉप किया है तो वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट हैज टॉप द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर। पिछले 8 साल से कंटिन्यू वॉलमार्ट जो है वो टॉप कर रही है। ठीक है, और अगर हम कंट्री की बात करें तो चाइना हैज डोमिनेटेड दिस ईयर्स लिस्ट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज फीचरिंग इन द लिस्ट एट 143। ठीक है, तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चाइनीज कंपनी जो है वो लिस्ट हुई है। तो ये बात हो गई हमारी ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2021 में कौन कौन सी कंपनी है वो लिस्ट हुआ है। अब हम बात करेंगे, RBI ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो अगर हम डिफाइन करते हैं तो when we include everybody in society by giving them the basic affordable financial service। जब हम लोगों को, जो भी पुअर सेक्शन से या किसी भी सेक्शन के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारी कंट्री में, जब उसको हम एक बेसिक अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को यहाँ पे डिफाइन करूं शॉर्ट में, तो मैं कह सकता हूं कि टू प्रोवाइड बेसिक अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज टू
every sections of the society, to every sections of the society. यही होता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन कि when we include everybody in society by giving them basic affordable financial services to meet their needs regardless of their incomes and savings. हम वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में, उन सभी को एक अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम्स एंड सेविंग्स। तो ये बात हो गई फाइनेंशियल इंक्लूजन की। अब यहाँ पे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, which is a measure of the extent of the financial inclusion in India, कि हमारे भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन किस हद तक सक्सेस है, उसी चीज को मेजर करने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। FI index incorporates the inclusion details of the banking, investments, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन सेक्टर इन द इंडिया। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंडेक्स है वो क्या इनकॉर्पोरेट करती है कि यहाँ पे जो बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, पोस्टल सर्विस है, पेंशन सेक्टर है, या कहाँ तक इंक्लूजन कर पाया है हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में कहाँ तक ये इंक्लूजन कर पाया है, तो उसी चीज को ये मेजर करेगी। द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स विल रेंज बिटवीन 0 to 100। इसका जो पैरामीटर्स है मेजर करने का वो एक रेंज में रखा गया है 0 to 100, जहां पे 0 जो है वो डिनोट करता है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। यहाँ पे 0 जो है फाइनेंशियल एक्सक्लूजन को यहाँ पे डिनोट करता है कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन कितना है, ठीक है, कि मतलब कि निगेटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन हम इसको भी बोल सकते हैं। व्हाइल 100 डिनोट्स फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो 100 पॉइंट्स है वो डिनोट करेगा कि कितना ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे कंट्री में हो चुका है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स के बारे में बात किया गया कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसपे फाइनेंशियल इंडेक्स बेस्ड है। तो ये 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड हैं, वो है एक्सेस 35%, यूजेज 45% एंड क्वालिटी 20%। तो इसी पैरामीटर्स पे जो है एफआई इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज पे। ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021, यहाँ पे ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 के बारे में बात की गई है। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन अनाउंस द ईज 3.0 अवार्ड्स, ठीक है, अनाउंस किया गया है। यहाँ पे ओवरऑल विनर क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो भी अवार्ड्स आते हैं उसमें हमारे लिए जानना क्या जरूरी होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये पूछा जाएगा कि ये अवार्ड जो है वो किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, उसके बाद उस अवार्ड में कौन टॉप पे आया है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ओवरऑल विनर है ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 और ईज 3.0 अवार्ड्स, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे बैंक ऑफ बड़ौदा है एंड थर्ड पोजीशन पे बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज पे। ईज 4.0 फॉर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यहाँ पे अनवील किया गया है। 4th एडिशन भी अनवील जो है वो कर दिया गया है फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स एजेंडा ईज 4.0 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। यहाँ पे क्या थीम रखा गया है, तो थीम हमारा है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिंप्लीफाइड एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग। जो थीम रखा गया है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ईज 4.0 का थीम क्या है, ठीक है, व्हाट इज द थीम फॉर ईज 4.0, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिंप्लीफाइड एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग। ईज स्टैंड्स फॉर इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। अब यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं ईज 4.0 के अंदर, वो क्या है, सबसे पहला स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, दूसरा 24/7 बैंकिंग विथ रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ 24/7 बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड कोलैबोरेटिव बैंकिंग फॉर सिनर्जेटिक आउटकम्स, जो है एक कोलैबोरेशन बना के जो है वो आपस में बैंक काम करेंगे। टेक इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रूडेंट बैंकिंग एंड गवर्नेंस एंड आउटकम सेंटरिंग एचआर ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स पे भी काम किया जाएगा। तो ये सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे ईज 4.0 के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एटीएम कैश विड्रॉल रूल हैज चेंज्ड बाय द आरबीआई। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किया गया है आरबीआई के द्वारा एटीएम कैश विड्रॉल रूल्स में, वो हम जानेंगे। आरबीआई हैज चेंज्ड सम रूल्स रिगार्डिंग द कैश विड्रॉल फ्रॉम द एटीएम्स। द न्यू एटीएम चार्जेस एज डिफाइंड बाय द आरबीआई आर एज फॉलोज। सबसे पहला, फ्री कैश विड्रॉल लिमिट फ्रॉम द ओन बैंक। अगर आप जिस बैंक का कार्ड है आपके पास, उसी बैंक से अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो क्या नियम है यहाँ पे, बैंक कस्टमर्स कैन नाउ डू 5 फ्री फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप 5 ट्रांजेक्शंस फ्री कर सकते हैं एवरी मंथ फ्रॉम ओन बैंक एटीएम्स। पहला ये हो गया। दूसरा,
फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट फ्रॉम अदर बैंक्स। अगर आपके पास एटीएम है लेकिन उस एटीएम से आप दूसरे बैंक वाले एटीएम से आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या नियम यहाँ पे रखा गया है। 3 फ्री फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन मेट्रो सेंटर्स। यहाँ पे जो मेट्रो सेंटर्स है वहां पे आप सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे और नॉन मेट्रो में 5 कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको चार्जेस लगेंगे। चार्जेस ऑन एटीएम कैश विड्रॉल्स बियॉन्ड द फ्री लिमिट, उसके लिए क्या रखा गया यहाँ पे, तो आरबीआई हैज अलाउड बैंक्स टू इंक्रीज चार्जेस ऑन एटीएम ट्रांजैक्शंस बियॉन्ड द फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट। आरबीआई ने जो है वो अलाउ कर दिया है बैंक्स को कि वो अपने चार्जेस को इंक्रीज कर सकते हैं अगर लिमिटेड ट्रांजैक्शन से वो कस्टमर जो है वो अगर एक्सीड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चार्जेस है, क्या किस तरीके से रखा गया है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जो राइज इन इंटरचेंज फी पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या रखा गया है, क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे, चेंज फ्रॉम द ₹15 to 17, 15 से 17 रुपए कर दिया गया है, while 5 to 6 rupees for the non financial transactions from 1st of August 2021। 1 अगस्त से ये रूल लागू हो चुका है, ठीक है। न्यू चार्जेस ऑन एटीएम विड्रॉल्स बियॉन्ड द फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है यहाँ पे, तो बैंक कस्टमर हैव टू पे ₹21। करंटली क्या था उसके लिए ₹20 था, लेकिन अब ₹21 पे किया जाएगा फॉर ईच एटीएम कैश विड्रॉल बियॉन्ड द फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2022। जनवरी 2022 से यहाँ पे अगर आप फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बियॉन्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहां पे आपको ₹21 चार्ज किया जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअली एटीएम होता क्या है, ठीक है। एटीएम के बारे में भी हम जान लेते हैं। सो एटीएम एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन और कैश मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइस that enables customers of financial institutions to perform financial transactions such as क्या क्या सर्विसेज हमको एटीएम में मिलता है, वो है कैश विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरीज और अकाउंट इंफॉर्मेशन इंक्वायरीज। ये सारी चीजें हम एटीएम की मदद से कर सकते हैं विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बैंक स्टाफ। यहाँ पे बैंक स्टाफ की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जानकारी है कि किस तरीके से एटीएम को ऑपरेट किया जाता है, हम किस तरीके से अपने कैश विड्रॉल्स कर सकते हैं, डिपॉजिट्स कर सकते हैं, अपने बैलेंस को इंक्वायर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप एटीएम में जाके ये सारी सर्विसेज आप अपने खुद पे कर सकते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज अबाउट द व्हाइट लेबल एटीएम्स। अब यहाँ पे एटीएम्स के बारे में बात की गई है। तो व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या होता है, द एटीएम सेट अप एंड ऑन्ड बाय द नॉन बैंक एंटिटीज आर कॉल्ड द व्हाइट लेबल एटीएम्स। जो नॉन बैंक एंटिटीज हैं उसके द्वारा जो एटीएम सेटअप किया जाता है और ऑन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है वो होता है व्हाइट लेबल एटीएम्स। दे आर ऑथराइज्ड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय द आरबीआई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाइट लेबल एटीएम जो है वो किस एक्ट के अंदर ऑथराइज किया गया है, तो वो क्या होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। कैश इन एटीएम्स इज प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर्ड बैंक। जो बैंक स्पॉन्सर कर रही है उस एटीएम को, कैश उसके द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन मशीन के पास कोई भी ब्रांडिंग नहीं होगी बैंक की, ठीक है। वहां पे आपको बैंक की ब्रांडिंग नहीं दिखेगी। ये हो गया मेरा व्हाइट लेबल एटीएम्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम यहाँ पे देख सकते हैं टाटा का इंडिकैश, ठीक है, आपने देखा होगा ये एटीएम्स, टाटा का इंडिकैश हो गया, ठीक है। हिताची मनी स्पॉट एटीएम, ये भी हमारा व्हाइट लेबल एटीएम है। उसके बाद बीटीआई पेमेंट्स, ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे व्हाइट लेबल एटीएम्स हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, ब्राउन लेवल एटीएम्स। अब ब्राउन लेवल एटीएम्स क्या होते हैं, ब्राउन लेवल एटीएम्स आर दोज एटीएम्स वेयर हार्डवेयर एंड द लीज ऑफ द एटीएम मशीन इज ऑन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस एटीएम का, ठीक है, वो सारी चीजें, हार्डवेयर हो गया, एटीएम मशीन्स हो गए, वो सारी सर्विसेज क्या कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है, वो सर्विस प्रोवाइडर जो उसको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कैश मैनेजमेंट का काम और कनेक्टिविटी टू द बैंकिंग नेटवर्क्स जो मैनेज करता है वो कौन करता है, स्पॉन्सर्ड बैंक करता है। यहाँ पे द प्राइवेट कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स द एटीएम मशीन एंड पेज ऑफिस रेंट। जो भी रेंट होता है जहां पे एटीएम सेटअप किया जाता है वो सारी जो प्राइवेट कंपनी ओन करती है और उसको ऑपरेट करती है वो सारी चीजें वो पे करती है, ठीक है। चाहे वो नेगोशिएशन हो गया लैंडलॉर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से, टेलीकॉम कंपनी से, वो सारी चीजें जो प्राइवेट कंपनी ऑन करती है वही ऑपरेट करती है, ठीक है। द बैंक विच हैज आउटसोर्स दिस वर्क प्रोवाइड्स कैश फॉर दैट एटीएम। जो बैंक आउटसोर्स किया है इस काम को वही कैश भी प्रोवाइड करता है और वहां पे आपको एटीएम पे आपको लोगो भी उस आउटसोर्स
बैंक का मिल जाएगा जो काम को आउटसोर्स किया था। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एक्सिस बैंक एटीएम, राइट, एक्सिस बैंक एटीएम, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे हो गए ग्राउंड लेवल एटीएम्स। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए अब अगला न्यूज है, आरबीआई हैज सेट अप एन एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट आरआरए 2.0। अब यहाँ पे आरआरए 2.0 क्या है, क्या सेटअप किया गया है एडवाइजरी ग्रुप, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आरबीआई हैज कंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट द सेकंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0, which was set up by the central bank to streamline regulations and reduce the compliance burden of the regulated entities। यहाँ पे कुछ जो कोर वर्क है बैंक का, ठीक है, जो रेगुलेशंस हैं, जो बर्डन है, वो चीजें को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ये एडवाइजरी कमेटी सेटअप किया गया है। यहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है जानना, वो ये है कि ये जो कमेटी सेटअप किया गया है, एडवाइजरी ग्रुप सेटअप किया गया है, उसको हेड कौन कर रहा है, क्वेश्चन ये आएगा। तो दिस विल बी हेडेड बाय एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर एस जनकिरमन, ठीक है, ये आपको बस याद रखना है। दूसरा, एसबीआई हैज सेट अप कमिटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ एआरसी। एआरसी क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब एआरसी की वर्क को रिव्यू करने के लिए भी आरबीआई ने एक कमिटी सेटअप किया है। वो कमिटी कौन सा है, तो उस कमिटी को हेड कर रहे हैं फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सुदर्शन सेन, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको क्या जानना जरूरी होता है कि जो एडवाइजरी ग्रुप सेटअप किया गया है, जो कमिटी सेटअप किया गया है, उसके हेड कौन है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उसके हेड कौन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एआरसी को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी सेटअप की गई है, तो वो क्या है, सुदर्शन सेन कमेटी। और आरआरए रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, ठीक है, एडवाइजरी ग्रुप जो सेटअप किया गया है उसको असिस्ट करने के लिए, उसको हेड कौन कर रहा है, तो उसको कर रहा है एसबीआई के एमडी एस जनकिरमन, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आरबीआई हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द स्कीम ऑफ पेनाल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम्स as per which it will impose monetary penalties on the ATMs, white label ATMs that run out of cash। यहाँ पे आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च किया है कि अगर एटीएम जो है आउट ऑफ कैश रन कर रहा है, तो वहां पे क्या करेगा, मॉनेटरी पेनाल्टीज इंपोज किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, ठीक है। ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू होने वाला है। कैश आउट ऑफ एनी एटीएम ऑफ मोर देन 10 आवर्स, अगर 10 घंटे से ज्यादा उस एटीएम में कैश नहीं है, ठीक है, तो वो पेनाल्टी लग जाएगा 10,000 रुपए का उस एटीएम पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आरबीआई के बारे में इतनी सारी न्यूज है, तो आरबीआई के बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी है। आरबीआई क्या है, आरबीआई हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। आरबीआई हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी भी है जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करती है। ये रेगुलेटरी बॉडी भी है जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नेंस ऑफ इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब इसका काम क्या है, तो आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है 1 अप्रैल 1935 एंड इसके गवर्नर, अभी प्रेजेंट गवर्नर जो है वो कौन है, वो है शक्ति कांत दास, राइट। शक्ति कांत दास ये हमारे प्रेजेंट गवर्नर है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए आरबीआई के बारे में, ठीक है, क्योंकि आरबीआई के बारे में इतने सारे न्यूज हैं, तो आरबीआई के बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है। अब अगला न्यूज है आरबीआई के बारे में कि आरबीआई हैज रेज्ड द लिमिट फॉर द कोलेटरल फ्री लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर द DAY NRLM दीन दयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राइट। अब यहाँ पे जो है वो कोलेटरल फ्री लोन्स का जो लिमिट है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता है, वो लिमिट जो है आरबीआई के द्वारा रेज कर दिया गया है, 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस फॉर द पुअर। जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना, पॉवर्टी रिडक्शन करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा किया जाता है।
तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो कोलैटरल फ्री लोन्स दिया जाता था उसका लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है, वो 20 लाख रुपए कर दिया गया। अब अगर हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू एड्रेस देयर कॉमन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल है। कहीं भी किसी भी जगह आपको जैसे एक सोसाइटी है, कोई भी जगह है, ठीक है, वहां पे कुछ पीपल जो है कॉमन प्रॉब्लम्स को लेके गैदर करते हैं, एक इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हैं और उसको एड्रेस करते हैं। तो ये है होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अगला न्यूज है, आरबीआई has started a public awareness campaign to warn people against digital banking frauds। यहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया है आरबीआई के द्वारा, और वहां पे किसको उस कैंपेन में लिया गया है, तो नीरज चोपड़ा, जो कि इस बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राइट। चलिए बढ़ते आगे। आरबीआई has appointed panel under the chairmanship of NS विश्वनाथन सजेस्ट 4 टायर स्ट्रक्चर फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 4 टायर स्ट्रक्चर यहाँ पे की बात की गई है, और उसमें एक जो पैनल सेटअप किया गया उसको रिव्यू करने के लिए, सेटअप करने के लिए, तो उसमें उस पैनल के जो चेयरमैन है वो है NS विश्वनाथन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो 4 टायर स्ट्रक्चर जो सजेस्ट किया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, उस पैनल के चेयरमैन कौन है, तो वो है NS विश्वनाथन। अब अगर हम यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, ठीक है, तो ये बेसिकली वी कैन रेफर इट टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स व्हिच इज लोकेटेड इन द अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में जो बैंक सेटअप किए जाते हैं, उस एरिया के बैंकिंग सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए, वो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज लॉन्च्ड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अब ये क्या है यहाँ पे, This scheme is for the retail investors through which they can directly buy and sell government securities for both primary and secondary। अब यहाँ पे एक स्कीम लाया गया है जहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं। बस इतना ही न्यूज है इसके बारे में। आगे, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास has announced COVID-19 healthcare package of 50,000 crore for lending to the entities such as vaccine makers, medical equipment suppliers, hospitals and related sectors besides the patients in needs for the fund treatment। अब यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने एक हेल्थ केयर पैकेज अनाउंस किया है 50,000 करोड़ का, जो कि दिया जाएगा वैक्सीन मेकर्स जो लोग हैं, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स जो हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स है, बाकी अगर कोई पेशेंट इन नीड है तो उसे भी उसमें से वो पैकेज में से उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। अब आगे न्यूज है, आरबीआई हैज कैप्ड द टेन्योर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर जो है वो उसको कैप कर दिया गया है, 15 साल के लिए कर दिया गया उसको। ठीक है, सेम लिमिट होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगला न्यूज है, एसबीआई हैज लॉन्च्ड अ न्यू एंड इनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर फॉर इट्स योनो एंड योनो लाइट एप्लीकेशंस कॉल्ड सिम बाइंडिंग टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स फ्रॉम वेरियस डिजिटल फ्रॉड्स। एसबीआई ने डिजिटल फ्रॉड्स से बचने के लिए एक यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर जो है वो लॉन्च किया गया है योनो और योनो लाइट एप्लीकेशंस में। वो क्या है, वो है सिम बाइंडिंग, जो कि कस्टमर को बचाएगा डिजिटल फ्रॉड से। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपने एक पीछे न्यूज में आपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में डिस्कस किया था हमने अभी, ठीक है। तो एआरसी एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। मुझे स्ट्राइक किया अभी तो सोचा कि चलो आपको बता दूं एआरसी होता क्या है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। अब ये होता क्या है एआरसी? सो दिस इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि बाय करती है एनपीएस फ्रॉम द बैंक, राइट। तो अगर हम एक पूरा एक टेक में इसको अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट बाय एनपीए फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो दैट दे कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैंक के एनपीए को ये जो एआरसी है वो बाय कर लेती है, राइट, और उसे रिकवर करने में मदद करती है ताकि जो बैलेंस शीट है वो मेंटेन रहे बैंक्स का, राइट। अब यहाँ पे एनपीए भी बात आ गई कि एनपीए क्या होता है। तो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो एनपीए वी कैन डिफाइन एनपीए एज लोन्स और एडवांसेस ऑन विच principal is past due and on which no interest payment has been made for a period of time। एनपीए वो लोन, वो एडवांसेस हैं जो जिसपे प्रिंसिपल जो है वो ड्यू है या इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो नहीं किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर 90 डेज
से ज्यादा अगर ये हो जाता है तो हम उसे एनपीए घोषित कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज है एसबीआई हैज लॉन्च्ड अ कोलेटरल फ्री कवच पर्सनल लोन। अब कवच पर्सनल लोन के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। टू इनेबल इट्स कस्टमर्स टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ सेल्फ एंड, बेसिकली ये एक मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे एक पर्सनल लोन दिया जा रहा है, इसका नाम है कवच पर्सनल लोन, ठीक है। बेसिकली ये कोविड की वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें लॉन्च की गई है, कोविड ट्रीटमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो अमाउंट है वो वेरी करता है 25,000 टू 5 lakhs एज पर द एलिजिबिलिटी एट एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5% फॉर 60 मंथ, ठीक है। ये न्यूज है। अब यहाँ पे एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई जो है वो 1955 से हमारे सर्विस में है और हेडक्वार्टर क्या है इसका, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और चेयरमैन इसके कौन है, दिनेश कुमार खारा, राइट। पीएनबी हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल इनिशिएटिव। उससे पहले अगर हम यहाँ पे इसकी टैगलाइन की बात करें, एसबीआई का टैगलाइन क्या है मेरा, एसबीआई का टैगलाइन क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये इसका टैगलाइन, ठीक है। आगे बात करते हैं, पीएनबी ने लॉन्च किया है एक डिजिटल इनिशिएटिव PNB@is, ये क्या है, every transactions undertaken by a bank branch will be initiated and authorized by the customer themselves. This will enable customers to avail all banking services under one roof. यानी कि एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन के बेसिस पे इसको निकाला गया है। PNB@is ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है, PNB के द्वारा लाया गया है ताकि सारे बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो एक रूफ के अंदर कस्टमर जो है वो कर सकते हैं। अब पीएनबी का फॉर्मेशन हुआ 1894 में। इसके चेयरमैन कौन है अभी, CHSS मल्लिका अर्जुन राव, एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पे है पीएनबी का, तो वो है नई दिल्ली। अब पीएनबी का टैगलाइन क्या है, पीएनबी का अगर टैगलाइन की बात करें तो वो है हमारा द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। ये हमारे पीएनबी का टैगलाइन है। देखिए साथ साथ में यहाँ पे सभी लोगों को जो स्टैटिक फैक्ट्स है वो भी डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पीएनबी का टैगलाइन क्या है, एसबीआई का टैगलाइन क्या है, करंट चेयरमैन एसबीआई के कौन है, तो वो दिनेश कुमार खारा है, ठीक है। प्रेजेंट चेयरमैन पीएनबी के कौन है, तो मल्लिकार्जुन राव है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एचडीएफसी बैंक के बारे में यहाँ पे न्यूज है, एचडीएफसी ने लॉन्च किया है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर स्मॉल रिटेलर्स इन पार्टनरशिप विद द CSC SPB नोन एज दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम, ठीक है। दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम लॉन्च किया गया है एचडीएफसी के द्वारा। इसका क्या पर्पस है, इट एम्स एट हेल्पिंग शॉपकीपर्स एंड मर्चेंट इज देयर कैश क्रंच। जो मर्चेंट्स है, शॉपकीपर्स हैं, उसके कैश क्रंच को और आसान करने के लिए, उसके नीड्स को मीट करने के लिए यहाँ पे दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम लाया गया है एचडीएफसी के द्वारा, ठीक है। एचडीएफसी का फॉर्मेशन कब हुआ, 1994। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई है, और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, अतानु चक्रवर्ती। अगर एचडीएफसी की टैगलाइन की बात करें तो एचडीएफसी का टैगलाइन हमारा क्या है, वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, राइट, ये इसका टैगलाइन। बढ़ते हैं आगे। आईसीआईसी ने लॉन्च किया है इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर द मेडिकल डॉक्टर्स, जिसका नाम रखा गया है सैल्यूट डॉक्टर्स, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा कौन सा ऐसा बैंकिंग सॉल्यूशन मेडिकल डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे लाया गया है, तो वो क्या होगा, सैल्यूट डॉक्टर्स। ये क्या करता है, इट ऑफर्स कस्टमाइज्ड बैंकिंग एज वेल एज वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर एवरी डॉक्टर। ये एक कस्टमाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है बैंकिंग के द्वारा, बैंक के द्वारा सारे डॉक्टर्स को, ठीक है। अब आईसीआईसीआई के बारे में कुछ फैक्ट्स। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1994 है, हेडक्वार्टर इसका बड़ोदरा गुजरात में है, और इसके चेयरमैन अभी हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। और इसका टैगलाइन हमारा क्या है, आईसीआईसीआई का ख्याल आपका, ठीक है, ख्याल आपका इसका टैगलाइन है। बढ़ते हैं आगे। एसबीआई ने लिमिट इंक्रीज कर दिया है फॉर द फंड ट्रांसफर अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम, 50,000 से बढ़ा के उसको 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक्सिस बैंक हैज साइंड MOU विद द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ एक्सिस बैंक ने MOU साइन किया है, ठीक है, टू ऑफर अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज अंडर इट्स पावर सैल्यूट इनिशिएटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि फॉर इंडियन आर्मी एक्सिस बैंक ने कौन सा यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिससे कि डिफेंस सैलरी पैकेज जो दिया जाएगा वो क्या है हमारा, वो है पावर सैल्यूट
इट विल ऑफर डिफरेंट बेनिफिट्स टू ऑल रैंक्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स, सारे रैंक के आर्मी ऑफिसर्स को यहाँ पे बेनिफिट्स दिया जाएगा। अब एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई हो गया, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1993 और इसके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ कौन है, तो वो है अमिताभ चौधरी। ठीक है, एक्सिस बैंक का यहाँ पे टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी, राइट, बहुत ही अच्छा टैगलाइन है इसका। एक्सिस बैंक का टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर से एचडीएफसी न्यूज में है, क्यों है, एचडीएफसी गॉट अ लोन ऑफ $250 million फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी टू यूज फॉर द ग्रीन हाउसिंग। अब देखिए ग्रीन हाउसिंग के लिए यहाँ पे आईएफसी के द्वारा लोन प्रोवाइड किया गया है एचडीएफसी को, कितना, $250 million। ठीक है, ग्रीन हाउसिंग इज रिगार्डेड एज द लग्जरी मार्केट इन द कंट्री बट हैज द क्लाइमेट बेनिफिट्स। अब यहाँ पे ग्रीन हाउसिंग इसीलिए किया गया है ताकि हमारा क्लाइमेट कंट्रोल हो, कुछ क्लाइमेट बेनिफिट्स इसके होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन हाउसिंग किया जाएगा और उसके लिए एफसी जो है वो एचडीएफसी को $250 million का लोन प्रोवाइड किया गया। अगला न्यूज है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड अ सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। यहाँ पे एक अकाउंट खोला गया है सेविंग अकाउंट जिसका नाम है सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग फंड। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, टू हेल्प कस्टमर्स ग्रो देयर वेल्थ एंड आल्सो टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज हेल्थ एमिड द कोविड-19 पेंडेमिक। बेसिकली ये जितने भी कुछ सर्विसेज अभी लॉन्च किए गए हैं कई बैंक के द्वारा, ठीक है, ये सारे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लिया, चाहे वो हेल्थ पैकेज है, ठीक है, चाहे वो लोन है, वो सारी चीजें सस्ते पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जो कस्टमर्स है वो अपने फैमिली का ध्यान रख सके और मतलब वेल्थ भी है वो जो मेंटेन रहे, राइट। इट कम्स विद द 3 मेजर बेनिफिट्स फॉर अ फैमिली ऑफ 4 टॉप हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 25 लाख, ठीक है, एनुअल हेल्थ केयर पैकेज और ऑन कॉल इमरजेंसी एम्बुलेंस मेडिकल केयर सर्विस। ये सारी सर्विसेज क्या प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $300 million loan as a additional financing for the ongoing Maharashtra Rural Connectivity Improvement Project। यहाँ पे महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए एडीबी ने लोन दिया है, वो है $300 million का, राइट, टू अपग्रेड रूरल रोड्स एंड कनेक्टिव रिमोट एरियाज विद द मार्केट। बेसिकली जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, ठीक है, उसको मार्केट से कनेक्ट करने के लिए वहां पे इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे लोन दिया गया। अब यहाँ पे बात करें अगर एडीबी के बारे में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो है मनीला में, यानी कि फिलीपींस में, राइट। अब इसका काम क्या है, सो बेसिकली द वर्क ऑफ एडीबी इज टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द एशिया रीजन। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, तो मेंबर इसके 68 हैं और अभी प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट एडीबी के कौन है, तो वो है मात्सुगु असाकावा, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, मात्सुगु असाकावा, राइट, ये इसके प्रेसिडेंट है। बढ़ते हैं आगे, सिडबी ने अनवील किया है डिजिटल प्रयास, ठीक है, ये क्या है, ये है एक ऐप बेस्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट लोन्स टू द एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लो इनकम ग्रुप्स। जो लो इनकम ग्रुप्स वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है डिजिटल प्रयास, इसके थ्रू वो लोन जो है वो सैंक्शन किया जाएगा, ठीक है, और ये बाय द एंड ऑफ द डे ये सैंक्शन हो जाएगा, बहुत ही तेजी से काम चलेगा, इसीलिए इस ऐप को पार्टिकुलरली लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। अगर हम सिडबी की बात करें तो सिडबी का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो क्या है, 1990 है। ये एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि काम करता है फॉर द प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। ये एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, उसके फाइनेंस के लिए काम करता है। अभी हाल में जो प्रेजेंट हमारे सिडबी के एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है, चेयरमैन एंड एमडी है, वो कौन है, वो है श्री शिवा सुब्रमण्यन रमन। कौन है वो, श्री शिवा सुब्रमण्यन रमन, राइट, ये अभी एमडी एंड चेयरमैन है सिडबी के। अगला न्यूज है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियाज लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, हैज अनवील्ड अ मेगा ब्रांड कैंपेन
बदलाव हमसे है, बदलाव हमसे कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कौन है, न्यूज हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है आमिर खान एंड कियारा आडवाणी। अब अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1996 में, ठीक है, 1996 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो है जयपुर में, राइट। और इसके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ कौन है, वो है संजय अग्रवाल, संजय अग्रवाल, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज हमारा है पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। पेटीएम पेमेंट बैंक हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्टैग्स। 1 करोड़ फास्टैग्स को इशू करने में सबसे पहला बैंक बन गया हमारी कंट्री का, वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो है नोएडा में। अभी इसके सीईओ कौन है, सतीश कुमार गुप्ता। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है पेटीएम का, वो है 197 कम्युनिकेशंस, ठीक है। ये पेटीएम के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब फास्टैग क्या है, फास्टैग क्या है, तो फास्टैग इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, राइट। टोल कलेक्शन सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक है एंड इट इज ऑपरेटेड बाय द NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। अगला, LIC कार्ड सर्विसेज हैज लॉन्च कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड कॉल्ड सगुन। LIC के द्वारा जो है वो एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सगुन, इन कोलैबोरेशन विद द IDBI बैंक ऑन द रूपे प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो रूपे प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगा, ठीक है। किसके साथ कोलैबोरेट किया गया है, वो IDBI बैंक के साथ कोलैबोरेट करके LIC कार्ड सर्विसेज ने लॉन्च किया है एक अपना कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जिसका नाम है सगुन, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड रिवार्ड्स 123 सेविंग अकाउंट। ये क्या है भैया, विच प्रोवाइड्स कस्टमर्स विद पर्क एंड रिवार्ड्स। ये जो है कस्टमर को पर्क्स एंड रिवार्ड प्रोवाइड करता है। द रिवार्ड्स 123 सेविंग अकाउंट इज built specifically that allows you to get access to a variety of perks when you save and transact digitally। यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ पर्क्स, ठीक है, वहां पे दिए जाएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। बेसिकली यही है ये, ठीक है। इसीलिए रिवार्ड्स 123 सेविंग अकाउंट यहाँ पे लाया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे है सिडबी ने लॉन्च किया है 2 लोन प्रोडक्ट्स अपने MSME के लिए। वो कौन कौन सा है, ठीक है, ये एक है स्वास और एक है आरोग्य। ये क्या है एक्चुअली, तो स्वास जो है वो इट इज एन असिस्टेंस टू द हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको यहाँ पे एक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्वास के द्वारा। और दूसरा जो लोन प्रोडक्ट है वो है आरोग्य। आरोग्य क्या है, असिस्टेंस टू द MSME। ये बेसिकली MSME के लिए लाया गया है फॉर द रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि कोविड-19 की वजह से जो हेल्थ केयर सेक्टर में लॉस हुआ है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, जो परेशान हैं, तो उनको एक यहाँ पे लोन असिस्टेंस दिया जाएगा स्वास प्रोडक्ट के द्वारा। और आरोग्य के द्वारा जो है वो MSME सेक्टर को दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से रिकवर और ग्रोथ कर पाते हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इंक्रीज्ड द एंट्री एज फॉर द NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। 65 साल से बढ़ा के 70 साल यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। बढ़ते आगे। रुपे हैज लॉन्च्ड अ स्ट्रेटेजिक कैंपेन टाइटल फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग। यहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया है रुपे कार्ड के द्वारा। वो क्या है, फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग टू प्रमोट एंड इंकरेज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट अमंग द कस्टमर्स। बेसिकली ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को इंकरेज करने के लिए कैंपेन चलाया गया रुपे के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला न्यूज है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहां पे ये लॉन्च किया गया है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड चैटबॉट नेम ऊर्जा, ठीक है। इन्होंने एक लॉन्च किया है ऊर्जा नाम का एक चैटबॉट जो कि प्रोवाइड करेगा कस्टमर को विद अ प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस सेल्फ सर्विस एक्सपीरियंस एंड फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज एंड इश्यूज। बेसिकली जो कस्टमर के क्वेरीज होंगे, इश्यूज होंगे, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक AI इनेबल्ड चैटबॉट लॉन्च किया गया है भारत पेट्रोलियम के द्वारा जिसका नाम है ऊर्जा, ठीक है। ADB एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड 500 मिलियन लोन
500 मिलियन लोन का एग्रीमेंट साइन किया गया है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में टू एक्सपेंड द मेट्रो रेल नेटवर्क इन बैंगलोर। बैंगलोर में मेट्रो नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए यह साइन किया गया है। एडीबी के बारे में हम बात कर चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है और एस्टेब्लिशमेंट 1966 है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अमेजन ने लॉन्च किया है फर्स्ट डिजिटल केंद्र इन सूरत। अमेजन ने लॉन्च किया है सूरत में सबसे पहला डिजिटल केंद्र। क्यों लॉन्च किया है वो हम देखते हैं। और इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है सीएम ऑफ गुजरात विजय रूपानी के द्वारा। अब ये डिजिटल केंद्र करेगा क्या वो हम देखते हैं। डिजिटल केंद्र of Amazon are centers that will provide MSMEs the opportunity to learn about the benefits of e-commerce। तो बेसिकली जो MSME जो वर्किंग है, जो ठीक है, जो ऑपरेट हो रहे हैं वहां पे, उनको ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स हैं वो सिखाया जाएगा वहां पे, राइट, इस डिजिटल केंद्र के द्वारा जिसको लॉन्च किया है किसने, अमेजन ने। बढ़ते हैं आगे। पेटीएम अनाउंस द लॉन्च ऑफ पोस्ट पेड मिनी। पेटीएम का लॉन्च किया है पोस्ट पेड मिनी। ये क्या है, स्मॉल टिकट लोन्स। बेसिकली ये लोन का टाइप है दैट विल गिव यूजर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस लोन्स रेंजिंग फ्रॉम 250 टू 1000। 250 रुपए से 1000 रुपए तक का लोन जो है वो पोस्ट पेड मिनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो पेटीएम में लॉन्च किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंडिया जीडीपी रिपोर्ट्स बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है। वो कौन कौन किया है देखते हैं हम यहाँ पे। इंडिया रेटिंग्स के द्वारा जो प्रोजेक्ट किया गया है वो है 9.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर द डाटा रिलीज बाय आरबीआई। आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया has reported the current account surplus of 0.9% of GDP। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 20 में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो क्या था, 0.9%। फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग जो जीडीपी रहेगा वो 10% 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। एडीबी के द्वारा जो है वो डाउनग्रेड कर दिया गया है एट 10%। केयर रेटिंग्स एजेंसी के द्वारा 8.8 to 9% जो है वो रहेगा। और आईएमएफ जो है वो 9.5% यहाँ पे रिपोर्ट अपने रिपोर्ट में प्रेडिक्शन किया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रेडिक्शन है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिपोर्ट्स कि इंडिया का जो जीडीपी है वो किस तरीके से रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग ने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है किसके साथ, तो वो किया है सिस्को के साथ। ठीक है, ये पार्टनरशिप एक्चुअली है क्या, तो वो फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP के लिए किया है। ठीक है, जिसको टाइटल किया गया है WEP नेक्स्ट, राइट। अब ये क्यों लाया गया है, तो वो लाया गया है टू फॉस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन द इंडिया। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे WEP नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड unified portal that brings together women from the diverse background and offers them access to a multitude of resources, support and learning। यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से, डाइवर्स बैकग्राउंड से जो है वुमेन, ठीक है, टुगेदर होंगे। एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे उनको एक्सेस दिया जाएगा, रिसोर्सेज का, सपोर्ट का, लर्निंग रिसोर्सेज का, ये सारी चीजें दी जाएगी। अब नीति आयोग के बारे में बात करें तो उसका एस्टेब्लिशमेंट 2015 में किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन इसके हैं राजीव कुमार एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है, अमिताभ कांत। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन नीति आयोग के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ इंडिया एंड फेसबुक has launched a one-year joint initiative on ending violence against children with a special focus on online safety। जब भी चिल्ड्रन से कोई बात हो, चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव हो या कुछ भी इंटरनेशनल हो, तो वहां पे यूनिसेफ का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये उसी के बेसिस पे काम करता है। द पार्टनरशिप सिक्स टू क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यहाँ पे सेफ चिल्ड्रन एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उनके सेफ्टी को ध्यान रखा जाएगा, ऑनलाइन सेफ्टी को ध्यान रखा जाएगा। तो इसी के लिए यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने आपस में एक ज्वाइंट इनिशिएटिव यहाँ पे लाया है। अब यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1946 में। और इसके हेड कौन से हैं, हेड कौन है अभी यूनिसेफ के, तो वो है हेनरिटा एच फोरे। हेनरिटा एच फोरे इसके हेड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। वो एग्रीमेंट क्या है यहाँ पे, वो एग्रीमेंट है यहाँ पे रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए, जो कि सिक्किम में चल रहा है। ठीक है, तो कितना प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे लोन दिया गया है, वो है $2.5 मिलियन, जिससे कि अपग्रेड किया जाएगा जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं सिक्किम के, उसको। अगला न्यूज है ट्राइफेड के बारे में। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सेट टू पार्टनर विद द नीति आयोग। नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप कर रहा है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
वन धन विकास केंद्र अंडर वन धन योजना इन 39 ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग ने जो 39 ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किया है, वहां पे वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राइफेड और नीति आयोग ने आपस में पार्टनरशिप किया है। बढ़ते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट हैज साइंड एमओयू। माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बीच में एमओयू साइन हुआ है ऑन द जॉइंट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल स्कूल्स। जो ट्राइबल स्कूल्स हैं वहां पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैसीफाई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कैसीफाई जो है वो एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, ठीक है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। अब यहाँ पे न्यूज में क्यों है, तो क्योंकि इसने राजकुमार राव जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं उन्हें अपॉइंट किया है किसके रूप में, फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। आगे हम बात करेंगे कुछ एमडी एंड सीईओ जो अपॉइंट हुए हैं इंडियन बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के और फेडरल बैंक के। वो कौन कौन है, तो इंडियन बैंक के जो अपॉइंट हुए हैं वो है शांतिलाल जैन, आईसीआईसीआई बैंक के जो अपॉइंट हुए वो है संदीप बख्शी, एंड फेडरल बैंक के लिए श्याम श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया एज एन एमडी एंड सीईओ। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ एमआर कुमार एज द चेयरमैन। ठीक है, एलआईसी के जो चेयरमैन है उनका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एलआईसी के चेयरमैन कौन है, एमआर कुमार है। ठीक है। फेसबुक हैज नेम्ड स्फूर्ति प्रिया एज इट्स ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है, फेसबुक के साइड से वो किसको बनाया गया है, तो वो है स्फूर्ति प्रिया। आगे बढ़ते हैं। यूपी बेस्ड शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशंस एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में यहाँ पे अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है 26 अप्रैल 2021 से, राइट। शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया टू रिसीव लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा रिसीव किया जाने वाला सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करेगा। बढ़ते हैं आगे। वन प्लस हैज वेलकम्ड क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को यहाँ पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर जो है वो वेलकम किया गया किसके द्वारा, वन प्लस के द्वारा, फॉर इट्स वेरेबल कैटेगरीज। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि वन प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो वो है जसप्रीत बुमराह। आगे बढ़ते हैं। अमिताभ चौधरी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट किए गए हैं, वो कौन है, वो है अमिताभ चौधरी। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी कौन है, एस रमन है। OECD has revised India's growth projections 10.2% हुई माइनस में फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, OECD के द्वारा यहाँ पे रिवाइज किया गया है माइनस 10.2% का ग्रोथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला न्यूज है ई वे बिल सिस्टम के बारे में। ई वे बिल सिस्टम हमारा क्या है, ई वे बिल सिस्टम क्या है, इंप्लीमेंट किया जाता है सीबीआईसी के द्वारा। ठीक है, सीबीआईसी के द्वारा यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ indirect taxes and customs. It is an electronic way bill for the movement of goods to be generated on the e-way bill platform portal. GST registered person cannot transport goods more than 50,000 rupees without any e-way bill. अगर आपको 50,000 से ज्यादा का गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है तो वहां पे आपको ई-वे बिल जो है वो आपको लेना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ऑफ 30,000 करोड़ फॉर एनबीएफसी एंड एचएफसी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाया गया है जिसका अमाउंट है 30,000 करोड़। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए लाया गया है। ये 1 जुलाई 2020 से इफेक्ट में है। ये क्यों लाया गया है, इट हैज बीन अनाउंस्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज made by the Union Ministry of Finance and Corporate Affairs. ठीक है, it has been launched to improve the liquidity position of NBFC और HFCs through a special purpose vehicle SPV to avoid any potential system risk to the financial sector. तो बेसिकली यहाँ पे जो NBFC HFC काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे उनके लिक्विडिटी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए ही ये स्कीम लाया गया है। ठीक है, 30,000 करोड़ का ये स्कीम है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनबीएफसी और एचएफसी के लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसके फाइनेंशियल रिस्क को मेंटेन करने के लिए ये स्कीम लाया गया। बढ़ते हैं आगे। अब हम जानते हैं एचएफसी और एनबीएफसी के बारे में। एचएफसी क्या है, हाउसिंग फाइनेंस
Companies are the entities which is set up under a license by NHB National Housing Bank to provide home loans as per the NHB guidelines. NHB guidelines के अकॉर्डिंग यहाँ पे होम लोन्स प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा. एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. इट इज एन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड है एनबीएफसी. engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, hire purchase insurance business और cheat fund business. तो ये सारे काम जो हैं वो एनबीएफसी के द्वारा किया जाता है. लोन्स प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करने, ठीक है, शेयर्स का एक्विजिशन करना, स्टॉक एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना और चीट फंड बिजनेस भी यहाँ पे किया जाता है एनबीएफसी के द्वारा. बढ़ते हैं आगे. अब यहाँ पे बात करेंगे लिस्ट ऑफ मर्जर्स जो कि हमारे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में हुए हैं रिसेंटली. तो सबसे पहला क्या है? द बैंक विच एक्वायर्ड द बैंक विच गॉट मर्ज्ड ईयर ऑफ मर्जर यूनियन बैंक सबसे पहला, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक 2020 में मर्ज किया गया. कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक जो है वो भी मर्ज हुआ. पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया. इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज किया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक साथ में मर्ज किए हैं. तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम मान सकते हैं क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुए हैं उसके जीए के पोर्शंस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अभी हाल में रिसेंटली गिवन ऑप्शंस में कौन कौन मर्जर किए गए हैं. तो वहां पे आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन से मर्जर्स हुए हैं. तो ये याद कर लीजिए, ठीक है. ये सारे मर्जर्स जो हैं वो रिसेंटली हमारे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में हुआ है. बढ़ते हैं आगे. अब कुछ ब्रीफ एक यहाँ पे हम प्रिंटिंग एंड मिंटिंग ऑफ करेंसीज के बारे में जान लेते हैं. इन इंडिया आरबीआई इज इंगेज्ड इन प्रिंटिंग ऑफ ऑल नोट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द कॉइनेज एक्ट 1906. यहाँ पे जो है आरबीआई इंगेज्ड है क्या? प्रिंटिंग ऑफ ऑल नोट्स के प्रिंटिंग में और प्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स जो कि हैंडल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. और ये किस एक्ट के तहत किया जाता है? वो है कॉइनेज एक्ट 1906. आरबीआई डिटरमाइन करता है कि व्हाट द वॉल्यूम ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम. कितना करेंसी जो है वो फ्लो करेगा इकोनॉमी में, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है. द प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स, कॉइन्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स एंड अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इज मैनेज्ड बाय सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, जो बैंक नोट है उसका प्रोडक्शन करना, कॉइन्स का प्रोडक्शन करना, ठीक है, जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स होते हैं वो इशू करना, पोस्टेज स्टैम्प्स इशू करना या अदर जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको कौन मैनेज करता है? उसको मैनेज करता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ये हुआ 2006 में. चलिए बढ़ते हैं आगे. आगे बात करेंगे करंट पॉलिसी रेट्स के बारे में कि अभी करंट पॉलिसी रेट्स हमारे क्या क्या है अभी चल रहे हैं. और ये डाटा 1 सितंबर 2021 का अपडेट किया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट के बारे में. तो वो है 4%. अब यहाँ पे रेपो रेट होता क्या है? ठीक है, अगर हम रेपो रेट को डिफाइन करें तो वो है रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक, जो कि हमारा आरबीआई है, टू मेंटेन. ये ऐसा क्यों करता है? तो ये करता है क्योंकि ये अपने लिक्विडिटी को मेंटेन करना चाहता है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स. जब भी अगर फंड्स का शॉर्टेज हो जाए तो उस टाइम पे अपने लिक्विडिटी को मेंटेन करे. इसीलिए रेपो रेट पे क्या होता है कि जो जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो बोरो करता है मनी सेंट्रल बैंक से और वहां पे अपने सिक्योरिटीज को साथ में सेल करता है. अभी फिलहाल रेपो रेट हमारा क्या है? 4%. आगे है रिवर्स रेपो रेट जो कि है हमारा 3.35%. तो रिवर्स रेपो रेट हमारा क्या होता है? व्हेन आरबीआई बोरोज. ठीक है, यहाँ पे क्या था? रेपो में क्या था कि कमर्शियल बैंक बोरो मनी करती है किससे? आरबीआई से, अपने सिक्योरिटीज को सेल करके. लेकिन रिवर्स रेपो में क्या होगा? रिवर्स रेपो में क्या होगा कि व्हेन आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से मनी बोरो करती है. क्यों करती है? टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट. जब भी हमारे इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी यहाँ पे अगर हो जाए, मार्केट में लगे कि इन्फ्लेशन का सिचुएशन आने वाला है, तो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट जो है उसके द्वारा आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से मनी बोरो करती है. आगे बढ़ते हैं. एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है? 4.25% है. एमएसएफ होता क्या है? सो एमएसएफ इज बेसिकली अ प्रोविजन मेड बाय द आरबीआई
थ्रू विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन ऑब्टेन लिक्विडिटी ओवरनाइट, मतलब कि रातों रात जो है वो लिक्विडिटी कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप, यानी कि अगर आपस में बैंक अगर लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, फंड का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आरबीआई क्या करती है, ओवरनाइट फैसिलिटी दे देती है, वहां पे लिक्विडिटी मेंटेन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो अभी एमएसएफ क्या है, 4.25% है। आगे है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है अभी हमारा 4.25%। बैंक रेट क्या होता है? सो बैंक रेट इज द रेट विच इज चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज आरबीआई फॉर लेंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये एक रेट है जो कि आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को फंड देने के लिए। तो ये है बैंक रेट जो भी है 4.25%। बेस रेट क्या होता है? बेस रेट अभी क्या है 7.40% टू 8.80% अभी बेस रेट है हमारा। बेस रेट क्या होता है? बेस रेट इज द मिनिमम रेट। ये क्या है? मिनिमम रेट है जो कि आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया है। ठीक है, बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड टू इट्स कस्टमर, यानी कि इस रेट के बिलो जो है वो कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक है, वो अपने कस्टमर को लैंड नहीं करेगी। ये होता है हमारा बेस रेट जो कि है अभी 7.40% टू 8.80%। आगे है सीआरआर 4% हमारा कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है आप देखिए, समझिए यहाँ पे। बेसिकली इन कैश रिजर्व रेशियो बैंक स्टोर्स अ प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स, अपने डिपॉजिट्स का कुछ प्रोपोर्शन जो है बैंक स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, सो दैट जब भी एक नीड अराइज हो, ठीक है, एक नीड अराइज हो कि हमें बैंक कस्टमर्स को हमें जो है पैसे देने हैं, लेकिन बैंक जो है वो उसके पास उतना पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करेगी, उस कैश का यूज करके बैंक कस्टमर्स को जो है वो दिया जा सकता है। सो बैंक स्टोर्स अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश सो दैट द सेम कैन बी गिवन टू द बैंक कस्टमर्स इफ नीड अराइजेस। जब भी अगर जरूरत हो तो बैंक कस्टमर्स को दिया जाएगा। यहां पे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट इस पैसे पे नहीं मिलता है। ठीक है, बढ़ते आगे। एसएलआर क्या है? वो है अभी हमारा 18%। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है? दिस इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold और other securities। जो ये क्या है? ये एक मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट का है जो कि कमर्शियल बैंक के लिए मैंडेटरी होता है कि ये मेंटेन करे। किस फॉर्म में? लिक्विड कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में ये मेंटेन करेंगे। सो बेसिकली दिस इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स, यानी कि अपने कस्टमर को क्रेडिट देने से पहले जो है वो ये बैंक जो है वो एक रिजर्व रिक्वायरमेंट ये बना के रखती है। ठीक है, ये 18% है अभी हमारा। चलिए, तो ये सारे न्यूज हमारे हो गए जो कि हमारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा अभी मेंस होने वाला है, आरआरबी पीओ मेंस, और नेक्स्ट मंथ जो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मेंस होने वाला है। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी यहाँ पे कि जो भी इंपॉर्टेंट हमारे बैंकिंग अवेयरनेस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स है वो मैं कवर करूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक हेल्प हो सके रिवाइज करने में। एक रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को लेके अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं जो कि बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीजें रिवाइज हो गई होगी। ठीक है, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर ले, ताकि सारे न्यूज जितने भी बैंकिंग के हैं वो आपके रिवाइज हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ सभी लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं सभी लोग शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, हमारे चैंपियंस हैं, जो कि तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, वो सभी लोग इस वीडियो को देख के इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अपने रिवीजन को अच्छा कर सकते हैं। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग जाके दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।